हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले देखिए, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल एस के टीचर एकेडमी में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ सी टेट 12 जनवरी 2022 को जो 6 to 8 में पूछे थे पैडागोजी, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन जो बाल शिक्षा होती है मनोविज्ञान का, वो मैं आज करवाने जा रहा हूँ। आप लोग दोस्तों ध्यान से देखेंगे और आप लोग जितना जितना प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करेंगे आप लोग के लिए बेहतर उतना ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि सीटेट को क्वालिफाइड करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्लास आप नहीं भी जाएं, इधर उधर भटकें तो भी बेहतर है, लेकिन आपको प्रैक्टिस यार घर पे बैठ के करें या कोई यूट्यूब चैनल का हेल्प लेके करें, लेकिन प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको करना ही है। कहा गया है दोस्तों, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसलिए दोस्तों, इसको मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग बारी बारी से 30 क्वेश्चन का जो यह पेडागोजी है उनको मैं आज कंप्लीट करने वाला हूँ। देखिए, 12 जनवरी को यह पूछा गया था, 2022 में पूछा था, ठीक है ना, सीटेट में। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है। हाँ, सबसे पहली बात, मेरा जो यूट्यूब चैनल है एस के टीचर एकेडमी, और यही है टेलीग्राम का चैनल भी। तो आप लोग टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाए, क्योंकि मैं टेलीग्राम में क्या करता हूँ कि पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ। एस के टीचर एकेडमी के नाम से आप लोग जाइएगा, टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, और उनमें जितने सारे पीडीएफ हैं मैं उनमें प्रोवाइड करवाते रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज यह 30 क्वेश्चन का सीरीज है, तो यह 30 क्वेश्चन आज हमको करना है, ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास में डाइस से डाइस तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। मतलब खालिस्तान से खालिस्तान तक क्या बाल विकास में क्या वृद्धि किया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, जन्म होगा या माध्यमिक बाल्यावस्था, जन्म या किशोरावस्था, गर्भाधारण किशोरावस्था, गर्भाधान या माध्यमिक बाल्यावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गर्भाधारण या किशोरावस्था। कैसे होगा? आप लोग जानते हैं कि जब बच्चे में विकास जो होता है वो गर्भधारण से लेके किशोरा अवस्था तक होने वाली वृद्धि और बदलाव का अध्ययन किया जाता है उसमें, ठीक है ना। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत बालकों को क्या किया जाता है? व्यवहार, स्थिति, समस्या तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालकों के व्यवहार पे पड़ता है। इसलिए गर्भाधान से लेके किशोरा अवस्था तक क्या होती है? बालकों में वृद्धि और बदलाव होते रहता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, यहाँ पे कथन और निष्कर्ष वाले हैं, तो इनको आप लोगों को समझना होगा। बच्चों के विकास सबसे ज़्यादा फंसाता है कथन कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन इस छात्रों को एग्जाम में। बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। अब तर्क आर कह रहा है, आनुवंशिकता व पर्यावरण के कारकों के अनूठा संयोजन में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। अब देखिए, यह कथन था और यह तर्क है। तो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए, और दूसरा ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है, ए सही किंतु आर गलत है। और चौथा ऑप्शन है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका देखिए, कह रहा क्वेश्चन को पहले से, बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति के सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। पहले बच्चा जब जन्म में क्या है नहीं है तो उसका पूर्वानुमान हम कैसे लगा सकते हैं? आनुवंशिकता और पर्यावरण कारकों के अनूठा संयोजन से में बच्चों अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। बिल्कुल, देखिए ए और आर दोनों सही है। कथन जो कर रहा है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही व्याख्या करता है। इसका आंसर पहला हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हम, ठीक है ना। और उसमें क्या हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति विशेष के संदर्भ में व्यक्ति की दौड़ भिन्न भिन्न होती है, इसलिए साथ ही आनुवंशिकता और पर्यावरण के कारकों के अनूठे संयोजन से मेल से क्या होता है, बच्चे उचित विकास कर पाता है। बच्चा क्या कर पाएगा? उचित विकास कर पाएगा। इसलिए क्या होगा, ए और आर दोनों कथन सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या करता भी है, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे।
ये दोस्तों ये इन्होंने बाय मिस कर दिया है, 3 और 4 क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं किया गया है, तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। अगला जब शिफ्ट आएगा तो उसमें आ जाएगा। 3 और 4 क्वेश्चन को इसमें मिस कर दिया गया है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 से। 5वां नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रतिक्रियाएं हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन है अनुकूलन, सीखने का निकटस्थ क्षेत्र, संरचनात्मक चित्रण या अग्रिम आयोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग हम जो जीन पियाजे पढ़ाए तो उसमें बताए थे कि जब बच्चे संज्ञानात्मक सिद्धांत के में संयोजन या समावेश करता है तो उस स्थिति में वो क्या कहलाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। क्योंकि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन या समावेशन अनुकूलन की पूरक क्रियाएं होती है, ठीक है ना। जीन पियाजे एवं स्विस मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है ना। वो जीन पियाजे क्वेश्चन भी आता है कि जीन पियाजे कहाँ का मनोवैज्ञानिक थे, तो स्विट्जरलैंड का। कहाँ का मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड का मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया था उन्हें मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास वह प्रक्रिया के द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, वही क्या कहलाता है, समावेशन या अनुकूलन कहलाता है। वह क्या कहलाता है, समावेशन या अनुकूलन कहलाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों वह क्या कहलाते हैं, समावेशन या अनुकूलन, ठीक है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हो गया 6 पे। देखिए, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे डैश को जबकि लेव वाइगोस्की डैश को महत्व देते हैं। मतलब कि बच्चे के सीखने के विकास में जीन पियाजे किसको महत्व देते हैं और वाइगोस्की किसको महत्व देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऑप्शन है परिपक्वता, संस्कृति उपकरण, पुनर्वलन, स्कीमा में बदलाव, वेदन और अभ्यास पुनर्वलन, उद्दीपन प्रतिक्रिया, समझ संगठन। तो देखिए, जीन पियाजे ने बोला है कि बच्चा का ज्यों ज्यों उम्र बढ़ता जाए तब क्या करता है, उम्र बढ़ने के हिसाब से बच्चा विकास करते हैं। लेकिन जीन वाइगोस्की का कहना है कि बच्चा हमेशा सांस्कृतिक उपकरण या समाज में रह के ही विकास करता है। तो यहाँ पे देखिए, बच्चों का जीन पियाजे ने बोले थे कि परिपक्वता मतलब उम्र बढ़ना, मतलब वह बढ़ रहा है, परिपक्व हो रहा है। और जबकि लेव वाइगोस्की ने बोला सामाजिक सांस्कृतिक उपकरणों के द्वारा। तो इसके लिए यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण हो जाएगा। सांस्कृतिक उपकरण क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण, और वहां हो जाएगा परिपक्वता। क्या हो जाएगा, परिपक्वता। तो कहने का मतलब वाइगोस्की ने बोले कि समाज में रह के ही बच्चा क्या कर पाता है, विकास कर पाता है। लेकिन जीन पियाजे महोदय का कहना था कि बच्चे क्या करते हैं, हमेशा अपने उम्र बढ़ने के अनुसार, परिपक्व होने के अनुसार वह विकास कर पाते हैं। जीन पियाजे के, ठीक है ना, तथ्य को उन्होंने काट दिया था, गलत ठहराया था। कौन, वाइगोस्की ने। तो सभी मनोवैज्ञानिक का अपना अपना अलग विचार था, ठीक है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन है इसका निर्देशित आदान प्रदान, उसके बाद है व्यापक चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम या दोहराव व स्मरण करना। लेव वाइगोत्स्की के निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। तो दोहराव व क्या हो जाएगा, स्मरण करना। कहने का मतलब लेव वाइगोत्स्की के अनुसार दोहराव व स्मरण करना शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। यह बात कौन बताया था, वाइगोत्स्की ने बताए थे। क्योंकि इससे केवल रटन प्रणाली को बल मिलता है। अगर बार बार आप दोहराते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो उससे रटने की प्रणाली को क्या मिलता है, बल मिलता है। इसलिए इनका मानना है कि बालकों को स्वयं करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बालकों को खुद से करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के एक भाग में जब हम उनके अनुसार कोई बच्चा समस्या समाधान के लिए किसी वयस्क साथी का मार्गदर्शक बनाते हैं, ठीक है ना, तो उस स्थिति में जब मार्गदर्शन उसका होता है तो वह सहारा देना कहलाता है। वह क्या कहलाता है, सहारा देना, यह प्रक्रिया कहलाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोहराव व स्मरण करना, ठीक है ना। बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है ये। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे।
कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवाद नैतिकता जो डाइस पर बल देता है। कोहलबर्ग किस पे बल देता है? देखभाल की नैतिकता, नैतिक आदर्शों, न्याय की नैतिकता, सामाजिक अच्छाई की चिंता। दोस्तों एक बात आप लोग देखिएगा, सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पैडागोजी का जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सेम मिलेगा। इसमें क्या होती है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न उत्पन्न करता है। बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है? कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है। तो इसलिए बच्चों आप लोगों को घबराना नहीं है, एक एक क्वेश्चन का हम बारीकी से अध्ययन करते हैं और बारीकी से आप लोग को समझाने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और सीटेट पास करना भी कोई बड़ी बात है नहीं, आप लोग आसानी से पास कर जाएंगे, ठीक है ना। चलते देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो है दे दिए। अब इसका आंसर सही आपको हो जाएगा देखभाल की नैतिकता। क्या हो जाएगा? देखभाल की नैतिकता। क्योंकि कैरोल गिल्सन और लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क दिए थे। उन्होंने बताया थे कोहलबर्ग नारीवाद नैतिकता जो देखभाल की नैतिकता पे बल देता है, लेकिन उनको नकारते हुए कैरोल गिल्सन का मानना था कि महिलाओं की नैतिकता वास्तविक जीवन की दुविधाओं से पैदा हुई है। क्योंकि महिला का जो है नागरिकता वो किससे? वास्तविक जीवन से दुविधाओं से पैदा हुई है, वो काल्पनिकता से नहीं। वह किससे? काल्पनिकता से नहीं हुई है। तो इसलिए देखभाल की नैतिकता पर यहाँ पे क्या हो गया? बल दे दिया। यहाँ पे नारीवाद जो है वह उस पर कौन बताए हैं कि वह जो काल्पनिकता से नहीं पैदा हुई है, ठीक है ना, कैरोल गिल्सन का कहना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं। देखिए हावर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिए थे कहने का मतलब? तो पहला ऑप्शन है बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया कि संज्ञानात्मक क्षमता बुद्धिमत्ता के निर्धारण की एकमात्र विशिष्टता है, या बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धि लब्धि की संरचना प्रतिपादित की। यह 4 गुणनखंड के आधार पर 16 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता का विस्तार पूर्वक किया। देखिए मैंने आप लोग को मेरा पिछला वीडियो आप लोग देखते रहिएगा, उसमें मैंने बताया था हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। हावर्ड गार्डनर ने क्या प्रतिपादित किए थे? बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है ना। इनके अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकीय होता है। इनके अनुसार बुद्धि एक कारक न होकर बहुकारक होता है। उन्होंने बता दिया था कि बुद्धि कैसा कारक है? बहुकारक होता है, ठीक है ना। तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है और बुद्धि के विभिन्न प्रकार को क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अंतःक्रिया करने मतलब एक साथ जुड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तथा प्रत्येक व्यक्ति में लक्षण योग्यता होती है कि गार्डनर के अनुसार 8 प्रकार की बुद्धि बताई गई। गार्डनर के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धि बताई गई है? 8 प्रकार की। भाषागत बुद्धि होता है, एक दैसिक बुद्धि होता है, लिखते जाए आप लोग। भाषागत बुद्धि, भाषागत बुद्धि, देशिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, उसके बाद गति बुद्धि होता है, संवेगी बुद्धि, उसके बाद संगीतात्मक होता है, संगीतात्मक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, अगला था अंतः व्यक्ति बुद्धि, और एक होता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। एक क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि तथा प्रकृतिवादी बुद्धि। तो यह जो बताए हैं हावर्ड गार्डनर ने, बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार बताए। बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार बताए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस स्तर पर, ठीक है ना, बल देना चाहिए? संकलनात्मक समझ, गैर संदर्भित विषय वस्तु, रटकर सीखना, परीक्षाओं के लिए सीखना। सबसे पहली बात है रटने वाला, याद करने वाला, यह सब आए तो आप लोग उनको पहले कट कर दीजिए। परीक्षाओं के लिए सीखना, आप परीक्षाएं के लिए क्यों सीखेंगे? हमारे जीवन में बहुत सारे लक्ष्य होता है, हम उनके लिए भी तो सीख सकते हैं। केवल एक के लिए जो भी चीज़ है सबसे पहले उसको निगेटिव में मानना है। मेरा पिछला वीडियो एक अचूक ट्रिक था, सीटेट पास करने का अचूक ट्रिक था, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इस सब टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा
चुटकी में आप उसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। गैर संदर्भित विषय वस्तु, देखिए गैर संदर्भित विषय वस्तु नहीं होगा, मतलब कि किसी को आप गैर मत समझ, किसी को आप डायरेक्ट नकारात्मक नहीं समझ सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसका होगा संकलनात्मक समझ। क्या होगा? संकलनात्मक समझ। कहने का मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा कैसा समझ है? संकल्पनात्मक समझ पर बल देता है, जिसमें बच्चे किसी तथ्य को, पहलू को समझ सके, सक्षम हो सके। नई शिक्षा नीति आप लोग पढ़े होंगे 2020 के से लेकर 2030 तक यह सकल नामांकन अनुपात को 100% बढ़ाया था, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पे अभी भी आप लोगों को पता है ना कि भारत में कह रहा है इतना शिक्षा शिक्षा, लेकिन भारत में शिक्षा के क्षेत्र पे 6% जीएसटी देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, जिसको जीडीपी कहते हैं, ठीक है ना, जो सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का मानना है, या उनका नाम बदलकर अब मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो शिक्षा मंत्रालय रख दिया। क्या रख दिया? शिक्षा मंत्रालय। तो कहने का मतलब यह है कि भारत में भी अब ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संकलनात्मक समझ, ठीक है ना, संकलनात्मक समझ। चलते हम लोग क्वेश्चन 11 पे। बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है? शिक्षकों द्वारा, प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा, या पाठ्य पुस्तक से, अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से, विविध स्रोतों का अन्वेषण करने से। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? विविध स्रोतों का अन्वेषण करने से। क्या हो जाएगा? विविध स्रोतों का अन्वेषण करने से। देखिए बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः विविध स्रोतों का अन्वेषण करने से होता है, क्योंकि बालक के मनोविज्ञान को समझ तथा बालक के केंद्र में रखकर शिक्षण की व्यवस्था करना क्या कहलाता है? बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है? बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है, ठीक है ना। इससे में क्या होगा? बालक की रुचि, उसमें बालक का क्या होगा? रुचि, प्रवृत्ति, क्षमता, ठीक है, इनको ध्यान में रख के आपको पढ़ाना पड़ता है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है? इतना चीज बोले, रुचि, ठीक है ना, प्रवृत्ति और उनके क्षमता को ध्यान में रख के बच्चों को क्या करना पड़ता है? पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। चलते दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए दोस्तों 3 नंबर जो क्वेश्चन था ना, 3 नंबर क्वेश्चन इस साइड दे दिया गया, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 नंबर शायद क्वेश्चन बाय मिस हो गया, लेकिन 3 नंबर क्वेश्चन दे दिया। देखिए तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है। समाजीकरण, समाजीकरण क्या है? मतलब समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है, या व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया है, या औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार द्वारा नियोजित नियोजित होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। समाजीकरण क्या है? जटिल प्रक्रिया जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होते हैं। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को क्या कर देखिए ऑप्शन दिया है। पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए, परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए, या अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए, या समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क का अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। तो देखिए इसका आंसर है किसी को अवसर देना चाहिए। अवसर के लिए क्या करना चाहिए? तर्क उसको देना चाहिए। आप लोगों ने अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? पदानुक्रम संबंधों में, ठीक है ना, को सोच के लिए आरेख का प्रयोग करना चाहिए, और परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है ना, तथा छात्रों को समस्या को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक तर्क देने के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। मतलब आपको उनको अवसर पहले देना पड़ेगा, उस हिसाब से बच्चे क्या कर पाते हैं? सही से सीख पाते हैं, ठीक है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब क्वेश्चन आ जाएगा 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो शैशवावस्था तो तर्क आर है, बचपन से अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों को में अपूर्णीय क्षति कर सकते हैं। तो देखिए ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही परंतु आर गलत है,
ए और आर दोनों गलत हैं। तो क्वेश्चन में देखिए आप लोग क्या कह रहा है कि बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार का संकेत शेषवावस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। बच्चों को जो शेषवावस्था होती है ना, 0 से कहीं कहीं 6 वर्ष भी दिया है, कहीं कहीं 0 से 2 वर्ष भी पढ़ने को मिला है। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा कि 0 से 6 वर्ष जनरली शेषवावस्था माना जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है होगा, देखिए ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ए और आर दोनों सही है, देखिए ए भी सही आर भी सही, और ए जो है आर आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर पाता है। कहना बचपन में अलगाव वंचित होने के कारण सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूरणीय क्षति कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए। शिक्षक को बच्चों का जो है मूल्यांकन क्या उनके अभिभावकों को देना चाहिए, उनके मूल्यांकन का विवरण। तो पहला ऑप्शन है, अभिभावकों अपने बच्चे की पहचान कर उसे सही ढंग से नामांकित कर पाएँ कि मंद बुद्धि, बुद्धिमान इत्यादि। अभिभावकों की अपने बच्चों के सीखने में क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके। अभिभावक जान पाएँ कि उनका बच्चा क्या नहीं कर सकता, या अभिभावक अपने बच्चों की तुलना कक्षा के बाकी बच्चों से कर पाएँ। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा दूसरा नंबर। अभिभावकों के अपने बच्चे के सीखने में क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके। मतलब देखिए आप लोगों को पहले कारण पता करना है कि वह बच्चा में किस चीज़ की कमी है। तो शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए, जिससे अभिभावकों की अपने बच्चे के सीखने में क्या और कैसे के बारे में क्या बन पाए, समझ बन सके। साथ ही वे बच्चों पर पर्याप्त ध्यान देते हुए उनकी अधिक कठिनाइयों को क्या कर सके, दूर कर सके, ठीक है ना। तो इसका यही आंसर होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे घर पे ट्यूशन लें, उन्हें स्मरण आधारित बहुत सारे कार्य पत्रक दिए जाए, स्कूल आने की उनकी रुचि कम न हो, गैर संदर्भित पाठचर्या का पालन हो, ठीक है ना। तो इसका आपका देखिए, बच्चों को जब पढ़ाते हैं सामाजिक तौर पे, तो किसी ना छात्र होते हैं कि वह स्कूल जाना नहीं चाहता है, तो स्कूल आने की उनकी रुचि कम न हो, इसलिए क्या करना चाहिए कि सामाजिक अवधारणा सुनिश्चित करें कि शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल आने की उनकी रुचि कम ना हो। क्योंकि देखिए सबसे पहली बात है, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना है चाहिए कि स्कूल आने में उनकी रुचि कम न हो। भारत में सामाजिक आर्थिक वंचित समूह के बच्चों के लिए उचित व्यवस्था करना चाहिए। इसके लिए विद्यालयों में छात्रावास आदि की स्थापना करनी चाहिए, आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए, तथा शिक्षकों की यह जिम्मेदारी होती है कि वह इन सभी बातों से छात्रों को अवगत कराए और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए ललक बनाए रखना चाहिए, ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, आज आप जो पुस्तक पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है। पुरातत्व को परिभाषित कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग करते हैं, या हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट में भी कुछ बताते रहिए। तो आज आप जो पुस्तक पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है, यह हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए मूल्यांकन और कौशल का परीक्षण कीजिए। तो आज आप जो पुस्तक पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है, मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करना है। तो मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक सोपान है। मूल्यांकन क्या है, शिक्षण प्रक्रिया का एक सोपान है, जिसके माध्यम से शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उनके द्वारा दी गई शिक्षण व्यवस्था कितनी और कहाँ तक सफल रही, ठीक है ना। मूल्यांकन का उद्देश्य बालकों की समस्या को जानना तथा समाधान करना है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, बालकों की समस्या को जानना और उसका समाधान करना, मतलब निदान करना है, ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और सुसाध्य हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से, ठीक है ना, युक्तियों के किस समूह को प्रतिपादित किया है। विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना, सभी के लिए एक रूपी और मानकीकृत पाठ्यक्रम और परीक्षण प्रणाली सुनिश्चित करना, उसके बाद पुस्तकें, अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियों पर उपलब्ध करवाना, या संसूचना हेतु समुचित, संवर्धित और अनुकल्पी पद्धतियों का उपयोग करना, ठीक है ना। तो इसका आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, पुस्तकें, अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियाँ
उपलब्ध करना। जब तक आप समावेशी शिक्षा में बच्चे को क्या करना है, बढ़ावे और सुसाध्य हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत विद्यालय जाने वाले बालक को हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना है और पुस्तकें तथा अन्य अधिगामी सामग्री समुचित सहायक युक्तियाँ उपलब्ध करवाना है तथा संस्कृतता हेतु समुचित संवर्धित और अनुकल्पित पद्धतियों का प्रयोग करना है यदि युक्तियाँ समूह में प्रतिपादित की गई हो तो। इससे क्या होगा, बच्चा का अंदरूनी भी विकास हो पाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 17 क्या कर रहा है। धार्मिक अल्पसंख्याओं के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। सभी धर्मों की समान की बजाय अंतर पर ज़्यादा बल दें। सबसे पहले अंतर तो करना नहीं है, तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलती हो गया। विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करें, जी बिल्कुल यही होगा। आगे भी पढ़ेंगे, ऑप्शन नहीं तब पर भी चलेगा, लेकिन पढ़ लेते हैं। विशेष धर्मों में विश्वास और विशेष धर्म, देखिए विशेष किसी एक मतलब हो गया विशेष, तो उस पर तो बात नहीं करने, तो पहले गलती है। विशेष, फिर यहाँ भी विशेष आ गया। तो जब ये विशेष विशेष आ जाए ना, या कोई एक आ जाए, यहाँ पे जेंडर डिनोट ना हो, किसी को कहने का मतलब कि हम उसी के बारे में नहीं बात करें, हमको सभी को साथ लेके चलना है, तो इसलिए ये तो तीनों वैसे ही गलती हैं। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जब ये ग्राफिया आ जाए ना, तो आप लोग ग्राफ बनाते होंगे मैथ में, तो डायरेक्ट ध्यान रखना है कि ग्राफ बनाने के लिए हमको लिखना पड़ता है, तो डायरेक्ट लिखने से संबंधित हो जाएगा। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, लिखने से। और लिखने से बहुत सारे विकार होते हैं। यह बालक के लेखन कौशल का विकार, लेखन कौशल में होगा, मतलब लिखने में, ठीक है ना, लेखन में। उसके बाद होता है हस्तलेखन में, उसके बाद स्पेलिंग में, स्पेलिंग लिखने में, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाती है कि श्रुति लेखन में, श्रुति लेखन इत्यादि को प्रभावित करता है। यह अक्षमता बालक में क्या होती है, हाथ या हथेली या उंगलियों में गड़बड़ी के कारण बालक लिखते समय हाथ की उंगलियों और पेंसिल का समायोजन ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। इसलिए उस प्रकार के बच्चे को लिखने में कठिनाई होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं। लिखने से संबंधित विकार डिस्ग्राफिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होता है। छोटे मुद्रण और चित्रों वाली पुस्तकें, शिक्षक और साथियों द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग, स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग, या बोर्ड पर लिखित निर्देश। तो इसका सही आंसर आपको क्या होगा जाएगा दोस्तों, स्पर्शनीय और उभरी सामग्रियों का उपयोग। कहने का मतलब यह हुआ कि स्पर्श या उभरी सामग्रियों का उपयोग करना दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन को सुनिश्चित करने में होता है। मतलब दृष्टि बाधित जो अंधे बच्चे होते हैं ना, उनको सफल बनाने में क्या होती है, सहायता मिलती है। क्योंकि समावेशी शिक्षा एक शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई और विभिन्न परिस्थितियों की परवाह किए बिना बच्चों को सम्मिलित करना, ठीक है ना। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दृष्टि बाधित, ठीक है ना, शिक्षार्थी दृष्टि या को क्या करते हैं, उनको दृष्टि से जो बच्चे प्रीत होते हैं, लेकिन जब उन्हें सही प्रशिक्षण और साधनों से सुविधा मिलती है, सुविधा मिलती है, तो वह अच्छी साक्षरता क्या करता है, क्षमता हासिल करने में विकसित होता है। मतलब कि जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं और को उचित तरीका से शिक्षा दिया जाता है, तो उस स्थिति में क्या होते हैं, बच्चे अच्छा शिक्षा हासिल कर पाते हैं, अपनी गुणवत्ता शिक्षा को वो आगे बढ़ा पाते हैं। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। उच्च सृजनात्मकता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती है। अभिसरण सोच को, सीखने की जिज्ञासा को, विचारों की मौलिकता को, या समस्या समाधान कौशलों को। तो इसमें से किसको बढ़ावा देती है, अभिसरण सोच को। किसको, अभिसरण सोच को। ठीक है ना, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा अभिसरण सोच। तो सबसे पहली बात, जब उच्च सृजनात्मकता वाले विद्यार्थी आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या करता है, शिक्षिका को ऐसी गतिविधि से बचना चाहिए जो अभिसरण सोच को बढ़ावा दे। मतलब अभिसरण सोच एक प्रकार की सोच है जो किसी समस्या से के एकल है। मतलब अभिसरण सोच का मतलब वह एक समस्या से ग्रसित है, ठीक है ना, या सटीकता और तर्क पर बल देती है। ठीक है, इसलिए अभिसरण सोच को क्या करनी चाहिए, इसमें बढ़ावा मिलनी चाहिए। ठीक है ना,
चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। विद्यार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अभी पहला ऑप्शन है, अभी सीखे गई संप्रत्तियों के विस्तार और चर्चा करने से मना करने करें, विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दें, विषय वस्तु को समझाने की बजाय उसे रटवाने पर ध्यान दें। सबसे पहले रटवाने वाला आया तो उसको तो कट कर दिए, केवल वाला आया, हम पहले बता दें एक या केवल वो आए तो कट कर दिए, मौखिक जानकारी को निर्देश देना चाहिए। तो इस टाइप से आए तो उसको तो पहले कट करना है। अभी सीखे हुए संप्रत्तियों के विवरण और चर्चा करने से मना करें, मना भी आप किसी को नहीं कर सकते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दे, देखिए अवसर आए, मेरे अचूक ट्रिक में देखिएगा अवसर हम लिखे हुए हैं तो यह हमेशा सही होता है। तो कहने का मतलब यह शिक्षार्थियों को ज्ञान और गहरा दीर्घकालिक बनाने के लिए एक शिक्षक को विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के लिए अवसर देना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, शिक्षक को अवसर देना चाहिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। फिर आ गया कथन कारण। देखिए जनवरी 2022 में बहुत से सारे छात्रों को कथन और कारण वाला में ज़्यादा फंसाया है। तो दोस्तों आप लोग को बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं आजकल, जीन पियाजे बैगोस्की कोहलबर्ग को रटाते लेकिन कथन कारण पे ध्यान नहीं देते हैं, वो बहुत ज़्यादा फंसते हैं। इसलिए कथन कारण को भी हम लोग को साथ में लेके चलना है। देखिए क्वेश्चन है, कथन कह रहा है एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और कारण है विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वे सही उत्तर के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित हो। देखिए ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही परंतु आर गलत, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पहले बोल दिया है, प्रोत्साहित कीजिए उसको, अवसर दीजिए उसको, मौका दीजिए उसको विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का, खुद उसको करने के लिए प्रेरित कीजिए। लेकिन विद्यार्थियों केवल, देखिए यहाँ पे कह रहा है केवल, केवल हम पहले बोले केवल एक, ठीक है ना, ये नहीं डिनोट है, तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब ये सही उत्तर के बारे में पूरी तरह सुनिश्चित करे। तो यह केवल वाला वर्ड आ गया तो यह क्या हो जाएगा, यह गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच डैश उत्पन्न करती है, चिंता, बोरियन, जिज्ञासा, हतोत्साहित। तो उसको क्या करना चाहिए, जो क्या करती है वह बीच उत्पन्न करता है, मतलब विद्यार्थियों के बीच जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच कैसी क्या उत्पन्न करना चाहिए, जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहिए, जिससे बच्चों में क्या होगा, एक प्रोत्साहन बढ़ेगा, ठीक है ना। और उसको क्या होगा, उसको हमेशा आगे बढ़ने के लिए बल मिलेगा, ठीक है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन जो बनाए हैं वो थोड़ा ठीक तरीका से नहीं बना पाए हैं, इसलिए थोड़ा हमको समस्या हो रही है। तो आप लोग बच्चों ध्यान दें, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। कहा गया है कि ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से कोई होर, मेरी अपनी मंजिलें हैं मेरी अपनी दौड़। कहने का मतलब सभी का अपना अपना क्या होता है, मंजिल होता है, अपना अपना दौर होता है। तो इसलिए किसी को घबराना नहीं है। हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हैं दोस्तों। अब हम लोग आ जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन पे। किसी विशेष कार्य को कैसे करना है इसके ज्ञान को डाइस कहा जाता है। इसके ज्ञान को क्या कहा जाता है, समावेशी ज्ञान या अनुबंधित ज्ञान या घोषणात्मक ज्ञान या प्रक्रियात्मक ज्ञान। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रक्रियात्मक ज्ञान, क्योंकि किसी विशेष कार्य को करने से उसके क्या होगा, इसके ज्ञान को प्रक्रियात्मक ज्ञान कहा जाता है। यह घोषणा ज्ञान के विपरीत है जो इंगित करता है कि कोई व्यक्ति
किसी चीज़ के बारे में किसी जानना, ठीक है ना, एक व्यवहारिक समझ के बजाय एक अमूर्त समझ को हो सकता है। अमूर्त समझ हो सकता है मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि वो बच्चों किसी के बारे में पहले कल्पना करता है, ठीक है ना, उसके सामने में वह नहीं हो लेकिन उसके बारे में वह कल्पना और चिंतन कर सकता है, उसी को अमूर्त कहते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है, मतलब नहीं देता है। अन्वेषण, ठीक है ना, अंध अन्वेषण के बाद बातचीत, अंतःक्रिया, अधिसंज्ञान या निष्क्रिय अवलोकन। तो देखिए बढ़ावा नहीं देता है, नहीं मतलब बढ़ावा नहीं देगा, निष्क्रिय बात करेगा तो वह बढ़ावा नहीं देगा, बाकी तो सब देगा, ठीक है ना। निष्क्रिय बात हमको बच्चा के सामने में निष्क्रिय निगेटिव करेगा तो वो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बच्चों के सामने कभी भी निगेटिव सेंस वाले बात तो करना ही नहीं है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन 26, हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्य की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी राजनीति की समझ का परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है। घोषणात्मक ज्ञान, एपिसोडिक प्रकरणात्मक ज्ञान या अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान या प्रक्रियात्मक ज्ञान। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान। क्या हो जाएगा? अधिसंज्ञानात्मक। कहने का मतलब हुआ जब बच्चों में कार्य करने की क्षमता होती है या कार्य की मांग के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीति का जब बच्चों में समझ हो जाता है, ठीक है ना, या परोक्ष प्रत्यक्ष, तो उस स्थिति में क्या होगा? अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान वह कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान कहलाएगा। यह मस्तिष्क आधारित कौशल है। यह कैसा कौशल है? मस्तिष्क आधारित कौशल है जो ज्ञान अधिकरण सूचना के हेरफेर और हेरफेर में क्या कर पाता है? वो तर्क कर पाता है, तर्क कर पाता है, मतलब एक और दो के बीच में वह तर्क या अंतर समझता है, तर्क या अंतर, ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन 27 नंबर, एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्या को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है, तो यह डैश का उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण? अनुरूपक सोच का, कार्यात्मक स्थिरता या अनुक्रिया समुच्चय या पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति। तो इसका हो जाएगा दोस्तों अनुरूपक सोच। अनुरूपक सोच का मतलब यह हुआ जब एक समस्या को जब बच्चा क्या करते हैं, हल करते हैं, तो उस समय विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत करता है और वर्तमान समस्याओं को हल करने के लिए संकेत ले रहा है। यह अनुरूपक सोच का उदाहरण होता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट पे, 28 नंबर क्वेश्चन। एक वैज्ञानिक संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों की उस संप्रत्यय से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। तो ऐसी स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दे और वैज्ञानिक तरीके की खोज के अवसर प्रदान करे। देखिए यहाँ पे आप देखिए अवसर प्रदान करे, डायरेक्ट आया मार दीजिए, कुछ सोचना समझना नहीं है, ठीक है ना। उन भ्रांतियों को धीरे धीरे खारिज करे और उन्हें उस संप्रत्यय का मानक जानकारी दे। उसके बाद है इन समस्याओं को विशेष शिक्षक के पास भेज दें और अधिगम के लिए उसे आकस्मिक सिफारिश कर दें। शिक्षक को उन भ्रांतियों पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए और अगले संप्रत्यय की आगे बढ़ाना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उनको अवसर दिया जाए, ये पहला हो जाएगा। तो कहने के बाद एक वैज्ञानिक संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों की उस प्रत्यय से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए बच्चों को, ठीक है ना। इस शिक्षक विद्यार्थियों को भ्रांतियां हैं तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए? वैज्ञानिक तौर की खोज के अवसर उसको देना चाहिए, ठीक है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29, संवेग और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी भी प्रकार के संवेगों से ध्यान अवधि अपवर्तित रहती है। संवेग और तार्किक सोच एक दूसरे से स्वतंत्र है। संवेग स्मृति के कुटलेखन और पुनरावृत्ति के साधन है। स्मृति सकारात्मक और नकारात्मक संवेगों से जुड़ी होती है। तो देखिए कह रहा है संवेग और संज्ञान में क्या अंतर है? तो संवेग स्मृति के कुटलेखन और पुनरावृत्ति को सुसाध्य करते हैं। कहने का मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि संवेग और संज्ञान के बारे में आप लोग जानते हैं कि संवेग स्मृति के कुटलेखन और पुनरावृत्ति में सुसाध्य करते हैं, लेकिन बच्चों को संवेगात्मक वातावरण और उसके व्यक्तित्व के भावात्मक तत्व से निश्चित पदार्थों और व्यक्तियों की परिस्थिति और उसके बारे में क्या होते हैं, भाव निर्मित होता है। वही संवेदनात्मक विकास और वृष्टि व्यक्ति परक कहलाता है, वही व्यक्ति परक होते हैं, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 30 पे। क्वेश्चन 30 क्या कर रहा है देखिए, क्वेश्चन 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है? तो संभावना बच्चों को विकास करने के लिए संभावना कौन सा रखेगा? तो देखिए मैं बुद्धिमान नहीं हूँ
और प्रयास में मेरी क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है, यदि मैं अपने प्रयत्न से में आवश्यक प्रयास करता हूँ तो मैं दिए गए कार्य करने में सक्षम हूँ। बिल्कुल, आपको जो वर्क दिया गया है और आप उसको मन लगा के कर रहे हैं तो क्या आपको लास्ट में सक्षम होंगे कि नहीं होंगे, कामयाबी आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके बाद देख लीजिए आगे भी क्या कर रहा है। मैं एक बदकिस्मत, अरे भाई बदकिस्मत की क्या बात है, मेहनत सभी छात्र तो सभी होते हैं, लेकिन उसमें आप भी एक हैं, तो आप बदकिस्मत का चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो था मेरे पास विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता नहीं है और इसे बदलाव में मेरे नियंत्रण से बाहर है। देखिए आपके पास विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्यों नहीं, क्षमता क्यों नहीं है। आप भी एक छात्र हैं, वो भी एक छात्र है। हाँ, आप मेहनत करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो मेहनत करना चाहता है, इसलिए आप ये भी तो नकारात्मक वर्ड हो गया ना, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर, क्योंकि यदि मैं प्रयत्न कर मैं आवश्यक प्रयास करता हूँ तो मैं दिए गए कार्य को करने में सक्षम हूँ। जी बिल्कुल, आप प्रयास करते हैं तो आप सफल जरूर होइएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग को दोस्तों आज मैंने यह 30 क्वेश्चन जो लाए थे प्रीवियस ईयर का, जनवरी 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में पेपर 2 के लिए, 6 to 8 के लिए। तो दोस्तों आप लोग इसे जरूर देखें और इससे क्या होगा कि आप लोगों को जितने भी सारे समस्याएं उत्पन्न होती होगी पेडागोजी बनाने में, देखिए एग्जाम में 90 नंबर का पेडागोजी हो जाता है सही मायने में। देखिए तो 1 to 5 में क्या होती है कि मान के चलिए पहले तो 30 नंबर का पेडागोजी हो गया, बाल शिक्षा या मनोविज्ञान 30 नंबर का। उसके बाद हर सब्जेक्ट में जैसे हिंदी है आपका तो 15 नंबर उसको पेडागोजी रहेगा, 15 नंबर आपको रहेगा क्या, उसका जो गद्यांश पदांश का संक्षेपण रहेगा, ग्रामेटिकल कुछ वर्ड रहेगा। उसके बाद हो जाएगा अगर इंग्लिश या संस्कृत है तो उसमें 15 नंबर गद्यांश का रहेगा या पद्यांश का, अब 15 नंबर आपको पेडागोजी ही रहेगा। मैथ भी बनाते हैं तो 15 मार्क्स आपका न्यूमेरिकल और 15 नंबर क्या रहेगा, पेडागोजी ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों आपको मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहे और आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करें, देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, साझा करें। तब तक के लिए दोस्तों आपका इस बार सीटेट जरूर क्रैक होगा, इसके लिए आप लोग को घबराना नहीं है, अभी भी बहुत समय है, आप लोग मेहनत में जुट जाइए। कहा गया कि दोस्तों जब जागो तभी सवेरा, इसलिए दोस्तों आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ें। और हाँ एक बात, आप मेरा टेलीग्राम है एसके टीचर एकेडमी, उसमें भी आप लोग जरूर जुड़े, मैं उसमें PDF प्रोवाइड करवाने का कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय